Okay, so if we talk about chemical properties of water, तो जैसा कि हम देख रहे हैं वाटर आपका एम्फोटेरिक नेचर प्रॉपर्टी शो करेगा, रेडॉक्स रिएक्शंस शो करेगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करेगा और हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन शो करेगा, राइट। तो एक एक करके हम इन नेचर को अब स्टडी करेंगे। तो आप देखो नेक्स्ट इस स्लाइड में आपको यहाँ पे बता रहा है वाटर का एम्फोटेरिक नेचर, और मैंने आपको एम्फोटेरिक के बारे में बताया भी था। एम्फोटेरिक मतलब क्या है कि इट हैज द एबिलिटी टू रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस। और इसका एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मैंने आपको एक ट्रिक भी दिया था जो आगे चलकर आपको एस ब्लॉक में काम आएगा, ठीक है। बेसन गाल जीप पर, याद है ना? यस सर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एक ट्रिक दिया था बेसन गाल जीप पर, तो वो एस ब्लॉक में काम आएगा आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में। तो फिलहाल यहाँ तो हम पानी का एम्फोटेरिक नेचर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो आपको ब्रॉन्स्टेड के बारे में आपको पढ़ाया गया था। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी आपको पढ़ाया गया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, एसिड बेस थ्योरी में। So according to Bronsted concept, it acts as base with strong acid and it acts as acid with strong base. वाटर का एम्फोटेरिक नेचर यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट से समझाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि अमोनिया एक बेस है, तो यहाँ अमोनिया एक बेस है और वाटर यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, एक एसिड के तरह बिहेव कर रहा है। तो आप देख सकते हो वाटर क्या किया, एक H+ अमोनिया को डोनेट कर देता है। यहाँ पे वाटर क्या करता है, यहाँ पे एक H+ अमोनिया को डोनेट कर देता है और खुद हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया को अमोनियम आयन में बदल देता है। तो हेयर वाटर एक्ट्स एज एन एसिड। वही नीचे तरफ आप देख लो, यहाँ पे वाटर कैसा काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होता है, जो H+ आयन एक्सेप्ट करता हो वो आपका बेस हो जाता है। तो वही हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वाटर आपका बेस की तरह काम कर रहा है। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड से एक हाइड्रोजन ये ले रहा है तो यहाँ पे ये H+ एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब एक बेस की तरह काम कर रहा है और खुद बदल जा रहा है H3O+ में और हाइड्रोजन सल्फाइड को बदल दे रहा है HS- में। तो आप देख पा रहे हो इट एक्ट्स बोथ एज एसिड एज वेल एज अ बेस। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड्स कौन होते हैं, वो स्पीसीज जो H+ आयन डोनेट करता हो। वाटर ने अमोनिया को H+ डोनेट किया। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड बेस कौन होता है, वो स्पीसीज जो H+ आयन एक्सेप्ट करता हो। वाटर ने H2S से एक H+ एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा वाटर जो है आप देख पा रहे हो एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, वाटर कैसा नेचर है, एम्फोटेरिक नेचर का है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट और भी बता रहा है, द ऑटो प्रोटोलिसिस। ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब क्या है, सेल्फ आयनाइजेशन। तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। किसमें पढ़ा रखा है मैंने, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, याद आ रहा है आपको, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, जहां पे मैंने वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट Kw फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे आपने क्या देखा था कि पानी खुद के साथ रिएक्ट करके आयनाइज कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है वाटर का, कि वाटर एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन, जिसको हम ऑटो प्रोटोलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो पानी खुद के साथ रिएक्ट करके आपको वो देता है H3O+ और OH- आयन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पानी के केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने देख लिया, पहला ये एम्फोटेरिक नेचर बता दे रहा है आपका कि वाटर एसिड की तरह काम कर रहा है, वाटर बेस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे आपको ये बता दे रहा है कि वाटर ऑटो प्रोटोलिसिस भी दिखाता है, यानी कि वाटर सेल्फ आयनाइजेशन प्रॉपर्टी भी दिखाता है। पानी के साथ रिएक्ट करके खुद में आयंस में फॉर्मेशन हो जाता है, जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हैं। Kw यहाँ से हमने निकाला था, याद आ रहा है, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। यस सर। यस सर। चलो तो ये एम्फोटेरिक हो गया। सर हाउ ऑटो प्रोटोलिसिस एक्चुअली पॉसिबल, सीप्रा दिस इज वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे पानी के साथ खुद से रिएक्ट करके आपको ये देता है ना, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो दिस इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर।
अब मतलब ये आपस में ऐसा रिएक्ट करके नहीं है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे तभी जाके ये आयंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आप पानी पानी में मिला रहे हो तब तो फिर तो आप घर में भी आप पानी को पानी में डाल दोगे तो आपको हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाएगा। देयर आर इनपुट, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है ना? यस सर। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर खत्म। अब हम चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस में। तो देखो, रेडॉक्स रिएक्शंस मतलब क्या है? ऐसे रिएक्शंस जिसमें आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता हो। तो आप देख लो यहाँ पे आपका वाटर जो है रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है। वाटर जो है आपका यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन शो करेगा। किसके किसके साथ शो ये करेगा रेडॉक्स रिएक्शन? तो ये देख लो, एक विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पानी जो है वाटर इज इजीली रिड्यूस्ड टू डाई हाइड्रोजन। वाटर जो है वो खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन में। जब आप वाटर का रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। तो ये एक आप रेडॉक्स का रिएक्शन हो गया है। दूसरा फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन देख लो। फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन ये आप लोग पढ़े ही हो बायोलॉजी में। तो इसमें आप देखते हो कि वाटर जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में। तो आप देख पा रहे हो, एक में वाटर रिड्यूस हो रहा है H2O से हाइड्रोजन। दूसरे में आप देख रहे हो वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O से O2। तो बेसिकली वाटर क्या है? ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है। तो ये रेडॉक्स वाले प्रॉपर्टीज भी रखता है। तो यही आपको यहाँ पे ये समझा रहा है थ्रू एग्जांपल्स कि जब आप वाटर का किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वाटर गेट्स इजीली रिड्यूस्ड टू डाइहाइड्रोजन। और जब आप वाटर का फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन करवाते हो, मतलब वाटर को आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आपको वो ग्लूकोज वाटर और साथ में ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे आपका जो वाटर है वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हो गया कि नहीं हुआ? वाटर में पहले हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन गायब हो गया, तो आप उसे क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बोलोगे। सेम नीचे आप और एक रिएक्शन देख सकते हो फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ वाटर कंबाइन करके अगेन ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? ऑक्सीजन में। तो ये सारे रिएक्शन से आप कंक्लूड कर सकते हो कि वाटर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। मींस आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही कर सकता है पानी। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। चलो, थर्ड रिएक्शन देखो, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ये कुछ वो नहीं है, देख लो आप, ये इजीली आपको भी समझ में आ गया होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है? आपको पहले ही बताया गया था कल के क्लास में कि वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण वाटर का वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्वेटिंग टेंडेंसी है। सॉल्वेटिंग मतलब किसी भी चीज को घोल लेना। ठीक है, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, वाटर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्वेटिंग टेंडेंसी। मतलब पानी किसी भी चीज को घोल लेगा। ठीक है, पानी किसी भी चीज को घोल लेता है। ठीक है, वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें पाया जाता है। हाउएवर सम कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस पानी कर रहा है, जैसे कि P4O10। P4O10 का हाइड्रोलिसिस करके आपको पानी देता है H3PO4। SiCl4 का हाइड्रोलिसिस करके आपको पानी क्या देता है? SiO2 और HCl। और ये N3 क्या है पता है? एजाइड्स है, एजो कंपाउंड्स आप बोलते हो इसे। N3 क्या है आपका? ये एजाइड्स है। ठीक है, जहां कहीं भी आपको N3 दिखे तो आप समझ जाना ये एजो। एजो मतलब क्या? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, इसे हम एजाइड बोलते हैं। N3 को क्या बोलते हैं? एजाइड्स। एजाइड्स को जब आप पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे या फिर एजो कंपाउंड्स को आप जब पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये एजो कंपाउंड्स पानी के साथ रिएक्ट करके अमोनिया और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जिसमें आपको यही समझाया जा रहा है कि पानी जो है किसी भी चीज को अपने अंदर घोल लेता है और आपको एक प्रोडक्ट देता है। तो P4O10 अगर आप फास्फोरस के ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे तो आपको H3PO4 फास्फोरिक एसिड वो देगा। अगर आप SiCl4 ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को रिएक्ट करवाओगे तो आपको SiO2 देगा वो। अगर आप एजाइड्स को रिएक्ट करवाओगे तो आपको वो अमोनिया देगा। तो इट शोज द हाइड्रोलिसिस नेचर ऑफ वाटर। कंप्लीट। जस्ट दीज आर द एग्जाम्पल्स। आपको बस एक बार इन एग्जाम्पल्स को देख लेना है और इन रिएक्शंस को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है कि हो सकता है आगे चलकर आपको एजाइड्स वाला रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में भी दिखता है। ठीक है, आगे में क्लास 12th में। तो वहां पे आपको यहाँ से आइडिया ले लेना है क्या कि पानी के साथ अगर हम एजाइड्स को रिएक्शन करवाएंगे तो हमें अमोनिया गैस मिलेगा, साथ में हाइड्रोक्साइड एक बेस मिलता है।
ठीक है, तो ये सब आपको हल्का सा दिमाग में रख लेना है और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़े। हाइड्रोलिसिस नेचर Yes, खत्म हो sir. गया। ओके, चलो आप देखो और भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है और ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। देखो तीन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो हाइड्रोलिसिस में, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये तीन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये तीन आप थोड़ा सा याद कर लेना। तो चलो, तो ये और भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड को करोगे वाटर के साथ रिएक्शन, तो वाटर उसे हाइड्रोलाइज कर देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और यहाँ पे ये देखो ये कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, CaCO2। कैल्शियम कार्बाइड का जब आप रिएक्शन करवाते हो ना वाटर के साथ, तो हाइड्रोलिसिस कर देता है वाटर कैल्शियम कार्बाइड का, और आपको क्या देता है, आपको देता है ये C2H2, यानी कि आपको देता है एल्काइन। और ये वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ये क्या देगा, एल्काइन देगा। हो गया, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा रिएक्शन है। वाटर का हाइड्रोलिसिस हम देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा और अमोनिया देगा। तो काम खत्म। तो ये नाइट्राइड वाला याद कर लो, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम कार्बाइड और एजाइड, ये तीन आप याद कर लो। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कैल्शियम कार्बाइड वाला है। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने से आपको क्या मिलता है, एल्काइंस मिलता है, C2H2, इथाइन। कंप्लीट, बताओ। कंप्लीट हो गया। Yes, sir. चलो Yes, sir. अब नेक्स्ट देखो हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। तो फटाफट देखते जाओ, ये सब कुछ नहीं है, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपको बस रीड करना है, ये सब जस्ट आप रीड कर लो। तो वाटर हाइड्रेट फॉर्मेशन भी करता है। तो देखो यहाँ पे वाटर हाइड्रेट फॉर्मेशन कैसे करता है, मेनी सॉल्ट्स क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर विथ वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद देम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट में वाटर एज अ क्रिस्टलाइजेशन यूज होता है। ठीक है, सच एन एसोसिएशन ऑफ वाटर इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो आप देख सकते हो तीन तरीके के वाटर आपको हाइड्रेट्स फॉर्म करके दिखाएगा। एक कोऑर्डिनेटेड वाटर के फॉर्म में दिखाता है, दूसरा इंटरस्टिशियल वाटर, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर के फॉर्म में भी वो दिखाता है। तो अब ये क्या है, चलो हम लोग देखते हैं इसको। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले आप देखो कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर का मतलब क्या है, देखो ये जो एग्जांपल दिया गया है ना, ये एग्जांपल पे आप फोकस करो। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े हो। Yes, Yes, sir. sir. यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जब एक एटम ए पूरा का पूरा लोन पेयर ही डोनेट कर देता था दूसरे एटम बी को, तो उस केस में ए और बी के बीच में बनता था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो, किसी भी कंपाउंड में अगर इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड, ये जो देख रहे हो, ये जो लोन पेयर देता है, इसे हम कोऑर्डिनेट के भाषा में बोलते हैं लिगैंड्स, L। और जो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है उसे हम कोऑर्डिनेट के भाषा में बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगैंड के पास हमेशा एक एक्स्ट्रा लोन पेयर रहता है, और ये लिगैंड पूरा का पूरा लोन पेयर दे देता है किसको, CMA को, और बना देता है एक कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। और कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है पता है, यहाँ पे आपका वही हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन है, क्रोमियम है, और ये जो H2O आप देख रहे हो ये लिगैंड है, क्योंकि आपको भी पता है कि वाटर के पास लोन पेयर रहता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो वाटर पूरा का पूरा लोन पेयर क्या कर रहा है, क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम को दे दे रहा है। आप देख रहे हो 6 वाटर है, मतलब इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, 6 वाटर आपका आ रहा है क्रोमियम को लोन पेयर देने के लिए, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स तैयार होता है CrH2O6। तो आप देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स, आप स्ट्रक्चर से ही समझ जाओ कि ये कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल कंपाउंड ये है नहीं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये। तो वाटर यहाँ पे हाइड्रेट फॉर्म में रहता है,
क्रोमियम के साथ आपको जैसे दिख रहा है इन कोऑर्डिनेटेड वाटर, कोऑर्डिनेटेड वाटर मतलब क्रोमियम के साथ यहाँ पे 6 वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर रह रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर रह रहा है। तो ये एक एग्जांपल है हाइड्रेट फॉर्मेशन का। दूसरा देखो इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल मतलब क्या समझ रहे हो? देखो बेरियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसके इंटरस्टिशियल स्पेस में 2 वाटर के मॉलिक्यूल एंटर कर गए, तो ये तुम्हारा एक कंपाउंड बना देता है BaCl2.2H2। तो ये भी हाइड्रेट फॉर्मेशन का एग्जांपल है इंटरस्टिशियल वाटर का। तीसरा आप देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर में देखो आपको एग्जांपल क्या दिया गया है, वो CuH2O होल 4, तो समझने का कोशिश करो। 2+ फिर वो क्या दिया है सल्फेट, तो ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है, .H2O है। तो आप क्या समझ रहे हो यहाँ पे टोटल कितना पानी है, यहाँ पे बताओ टोटल कितना पानी है? टोटल 5 पानी है, ये 4 ये 1 5 हुआ। 5 पानी में से 4 पानी ये बक्सा के अंदर है, ये बक्सा के अंदर है, मतलब 5 पानी कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये जो 4 पानी आपको, ये जो 4 पानी आपको दिख रहा है ये एज अ लिगैंड यूज हुआ है यहाँ पे। और जो ये एक वाटर मॉलिक्यूल जो आपको बाहर में दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड जुड़ा हुआ है इसके साथ। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. बात समझ में आ रहा है ना? Yes, देखो sir. तो यहाँ पे Yes, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर हमने क्यों बोला, क्योंकि ये जो 4 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स बॉक्स के अंदर है वो यही कहानी है, ये कोऑर्डिनेटेड वाटर है, ठीक है। बट एक जो वाटर का मॉलिक्यूल जो बॉक्स के बाहर में यहाँ पे दिया गया है, ये आपका जो ये एक्चुअली थोड़ा सा क्या नंबर इधर उधर हो गया है। अच्छा ये 4 इसका है, ये सल्फेट का है, और ये H2 जो है ये वाटर का है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा नंबर थोड़ा सा फ्लिप हो गया है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ नीचे से समझ लो। तो ये देखो ये जो वाटर, जो ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल है ये एज अ लिगैंड है, और ये कॉपर को लोन पेयर दे रहा है। तो यहाँ पे 4 वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है कॉपर के साथ, और एक जो वाटर यहाँ जो बाहर में आपको दिख रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं CuSO4.5H2O, ठीक है। तो CuSO4.5H2O में 4 वाटर लिगैंड के थ्रू जुड़ा रहता है कॉपर के साथ, और एक वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर भी हम इसे बोल सकते हैं। चलो खत्म हो गया, कंप्लीट है। Yes, sir. ओके अब नेक्स्ट क्या है? हाइड्रेट फॉर्मेशन हो गया है। अब हम चलते हैं हैवी वाटर की तरफ। तो देखो ये कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में ये खत्म होगा। अब हैवी वाटर मतलब क्या? देखो आपने नॉर्मल वाटर पढ़ा है H2O, अब आपको पढ़ाया गया था आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या क्या था आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, Protein, ड्यूटेरियम, deuterium, ड्यूटेरियम, tritium. हाँ। तो ड्यूटेरियम का मास कितना था? 2 था ना। तो बस यहाँ पे हाइड्रोजन यानी प्रोटियम के जगह पे ये H क्या है? ये बेसिकली प्रोटियम ही तो है। प्रोटियम के जगह पे आप यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा दो तो हैवी वाटर बन गया D2O, ठीक है। हैवी वाटर बन गया D2O। ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप ये वाटर का यूज नहीं करते हो, ठीक है। ये मेनली इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है। तो हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है? D2O। ये किसने डिस्कवर किया था? यूरे ने डिस्कवर किया था इन 1932। अब हैवी वाटर को आप बनाते कैसे हो? बाय एक्सेसिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो आप जब एक्सेसिव इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हो पानी का तब जाके आपको मिलता है हैवी वाटर, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस एक बार रीड कर लो, ठीक है। इट्स यूज, और ये आप बाई प्रोडक्ट के तौर में भी मिलता है कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। तो मैंने अभी कहा ना आपको इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। तो इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में एज अ बाई प्रोडक्ट भी हैवी वाटर मिलता है आपको। चलो अब कुछ रिएक्शंस इसका देख लो। तो इसका रिएक्शन लिखना कोई टफ नहीं है, बट आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि देखो एग्जाम वगैरह में कभी कभार ये पूछ देता है, कभी कभार पूछ देता है। तो आप क्यों छोड़कर आओगे, कुछ तो है नहीं इसमें ना। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वो D2O के साथ कराया, तो क्या मिला यहाँ पे? C2D2 मिला प्लस CaOD होल 2 मिला। तो क्या ये टफ है? क्या कुछ टफ नहीं है। आप कुछ मत करो, देखो आप इसको पानी समझ लो, वाटर समझ लो। तो जहाँ पे पहले आप जब CaC2 प्लस H2O का रिएक्शन क्या लिखते थे, क्या मिल देता था? C2H2 देता था प्लस क्या देता था? CaOH होल 2 देता था। अब आप क्या करो, बस H के जगह पे आप D लगा दो, आपका बन गया प्रोडक्ट।
बात समझ गए? तो आप क्या करना, जब कभी भी D2O का रिएक्शन आपको एग्जाम में देना, आप उसको H2O के साथ ही लिख देना, ठीक है? आप उसको H2O वाला रिएक्शन लिख देना। H2O वाला रिएक्शन लिखने के बाद आप H के जगह पे बस D लगा देना, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप H के जगह में D लगा देना, तो ये D2O हो गया। यहाँ आप H के जगह में D लगा दो, ये C2D2 हो गया। यहाँ आप H के जगह में D लगा दो, ये CaOD2 हो गया। काम खत्म। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? बाकी नीचे वाले रिएक्शंस आप देख लो। सर हाँ, प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर फिर से बताइए। कुछ नहीं, प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर फिर से कुछ बताना ही नहीं है। देखो यहाँ पे आप वाटर का एक्सेसिव इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, आपको हैवी वाटर मिल जाएगा, या फिर आपको हैवी वाटर बाय प्रोडक्ट के तौर पे भी मिलता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। बस हो गया। बस आपके इसमें आपको बस रिएक्शन देखना है इसका, ठीक है, और कुछ नहीं। कैसे बनाता है हैवी वाटर? कैसे बनता है? एक्सेसिव इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है। पानी का एक्सेसिव इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आप इलेक्ट्रोलिसिस और करते रहो उसका, तो हैवी वाटर मिल जाएगा आपको, D2O। यस सर, डन। अब इसके रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसके रिएक्शंस आप देख लो। बस आपको H के जगह पे D लगाना है, तो आपका सेम रिएक्शन है। देखो SO3 को आप H2O के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको क्या मिलता था? H2SO4। D2O के साथ करवाओगे D2SO4। Al4C3 को H2O के साथ रिएक्शन करवाते थे तो क्या मिलता था आपको? मीथेन मिलता था, और क्या मिलता था? AlOH3 मिलता था। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? ये D कर दोगे तो D2O या CD4 हो जाएगा, यहाँ AlOD3 हो जाएगा। बस हो गया। ये रिएक्शन आप बस अब इस तरीके से याद कर लो, ठीक है? हो जाएगा? यस सर। यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका हैवी वाटर। चलो अब देखो इसका यूज देख लो। तो ये रिएक्शंस याद रखना, ये रिएक्शन थोड़ा सा आप दिमाग में रखना, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में आ जाता है ये रिएक्शंस भी, तो हल्का सा दिमाग में रखना। और दूसरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फर्स्ट और सेकंड जो यूज दिया गया है ना, ये तो आया भी है एग्जाम में आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ट्रेसर इन स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस? तो D2O, ठीक है। और दूसरा, पहला सबसे पहला यूज भी इंपॉर्टेंट है, हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? वेरी फास्ट होते हैं, वेरी रैपिड रेट में ये प्रोग्रेस करते हैं। तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, आप हैवी वाटर यूज करते हो एज अ मॉडरेटर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हैवी वाटर। फर्स्ट और सेकंड यूज आप इसको दिमाग में रख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। हैवी वाटर का यूज, पहला तो इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब रैपिड रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस में। किसको? हैवी वाटर, D2O को। और दूसरा इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझने के लिए आप हैवी वाटर को एज अ ट्रेसर यूज करते हो। तो ये क्वेश्चन आया भी था आपके एग्जाम में, इट इज यूज्ड एज अ ट्रेसर इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तीसरा, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड्स, जो कि आप यहाँ पे देख ही लिए हो, ये सारे ड्यूटेरियम के कंपाउंड्स ही है। चलो, तो खत्म हो गया हैवी वाटर खत्म। तो हैवी वाटर में कुछ नहीं करना है, बस ये क्या क्या करना है, दो चीजें याद रखना, ये 3 रिएक्शन ध्यान में रख लेना, पढ़ लेना, और ये 2 यूज पढ़ लेना, बस इसके बाहर और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर हो गया खत्म। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आने की चांसेस रहता है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चंस आता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सब देखो, बस आप रीड कर लो। डिस्कवर्ड बाय थेनार्ड इन 1818, ये कुछ मतलब नहीं रखता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड वाटर बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ऑक्सीजनेटेड वाटर क्या होता है?
सो वाटर में ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया। वाटर में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा दिया जाता है। तो आप लोग ये सुने ही हो, बीच में एक न्यूज आया था कि विराट कोहली जो है, जो पानी का बोतल जो पीता है उसका प्राइस कितना है? प्राइस कितना है? विराट कोहली जो पानी का बोतल पीता था उसका प्राइस कितना रहता था? एक पानी का बोतल जो वो पीता था, एक बोतल का कॉस्ट कम से कम 2000 या 1800 रुपए कुछ था करके न्यूज आया था। ठीक है, बीच में फिर और एक न्यूज आया था कि युवराज सिंह एक बोतल जो पानी पीता है उसका प्राइस कितना था? 2500 तक था एक बोतल का प्राइस। और वो बोतल भी मतलब क्या, छोटा सा बोतल। तो बेसिकली उतना प्राइस उसका क्यों इतना ज्यादा रहता था पता है? क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड वाटर था। अब ऑक्सीजनेटेड वाटर था इसका मतलब ये नहीं कि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पीता था। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में तो काफी ज्यादा ऑक्सीजन का मात्रा रहता है, बट उनका जो वाटर जो वो लोग यूज करते थे, विराट कोहली हो गया या कोई भी क्रिकेटर जो यूज करता है या स्पोर्ट्समैन यूज करता है, उसमें उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण उसका प्राइस हाई हो जाता है। तो यही मतलब है इसका, ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है वो हमारा क्या है? हाइड्रोजनेट पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर क्या होता है? H2O। आप इसमें और एक ऑक्सीजन लगा दो, H2O2 ही हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, तो अब समझ में आया? ऑक्सीजनेटेड वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। तो अब से कभी भी मतलब आप सुनोगे कि ये क्रिकेटर इतने 2000 का पानी पी रहा है, तो आप डरना मत, मतलब वो फेक नहीं रहता है, वो ट्रूथ है। ठीक है, वो रियल का वो ड्रिंक करता है, ऑक्सीजनेटेड वाटर ड्रिंक करता है, ताकि उसे एनर्जी मिले जब वो मतलब क्रिकेट वगैरह फील्ड पे उसको एनर्जी मिले, ऑक्सीजन की कमी वो महसूस ना करे और अच्छा परफॉर्म कर सके। तो वही रीजन है, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड वाटर उनको दिया जाता है। चलो अब हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरफ। तो आप देख लो यहाँ पे अगेन दो प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, एक लेबोरेटरी, दूसरा इंडस्ट्रियल। तो यहाँ से आपको क्या चीज ध्यान रखना है? बस ये ऑक्सीजनेटेड वाटर आपको ध्यान रखना है इस स्लाइड से। ओके, नेक्स्ट अब देखो प्रिपरेशन। तो देख लो यहाँ पे पहला प्रिपरेशन H2O2 बनाने का क्या है? फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड से आप बना सकते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे बेरियम पेरोक्साइड क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1 है। बेरियम पे +2, O2 पे -2, तो 2 पे -2, तो 1 पे कितना? -1, इसीलिए इसका नाम क्या है? बेरियम पेरोक्साइड। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो तो अब देख लो फटाफट, अब कुछ नहीं है, देखो फटाफट अब आप ही रीड करो, आप अपना माइंड को फोकस थोड़ा करो और आपको ही रीड करना है। बेरियम पेरोक्साइड का रिएक्शन वो किसके साथ किया? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया है, एक्वस फॉर्म में, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जैसे ही बेरियम पेरोक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाओगे आप, आपको मिलेगा एक बेरियम का सॉल्ट, कॉमन सेंस लगा लो, एक मिलेगा आपको बेरियम का सॉल्ट BaSO4, एक मिलेगा आपको वाटर। ये तो आपको पता ही है, ये जो A2H2O है ये तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और उसके साथ आपको मिलता है H2O2। तो ये जो बेरियम सल्फेट आपको मिलता है ये सॉल्ट है, PPT फॉर्म में रहेगा, ये नीचे जमा हो जाएगा और एक्सेस पानी को आप निकाल लेना और आपका जो बच जाएगा वो H2O2 है जो आप कलेक्ट कर लोगे। एंड दिस इज ऑक्सीजनेटेड वाटर, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन नंबर 1। बेरियम पेरोक्साइड में आप एसिडिफाइड H2SO4 मिलाओ, आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा और उसके साथ H2O2 मिलेगा। बेरियम सल्फेट सॉल्ट है, PPT बन जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा और पानी बाहर हो जाएगा आपका, और आपका जो बच जाएगा वो है H2O2। तो प्रिपरेशन मेथड नंबर 1 कंप्लीट है। यस सर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? देखो इलेक्ट्रोलिसिस से आप बना सकते हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस से भी आप, अच्छा ये देखो अब ये रिएक्शन समझने लायक है, ये रिएक्शन समझने लायक है, और यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत बच्चों को समझ में आता भी नहीं है। ये कहाँ थे हम लोग? हाइड्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। चलो देखो, तो अब ध्यान से देखना, H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे अब, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, अब 2 यूनिट H2SO4 का आपने लिया है और उसका जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे H2SO4 में,
इलेक्ट्रोलिसिस जब आप कैरी आउट करोगे तो ये ब्रेक हो जाता है 2H+ और HSO4- में, हो जाएगा ना। अब कॉमन सेंस वाली बात है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड के पास कौन जाएगा, H+ जाएगा। क्या करने जाएगा, रिडक्शन करने जाएगा। तो कैथोड में ये अपना रिडक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे दिया। अब एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसके पास कौन जाएगा, इसके पास नेगेटिव एनायन जाएगा। अब ये एनायन एनोड के पास जाकर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो आप देखो यहाँ पे कुछ टफ नहीं है, देखो बस ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। 2HSO4- जब एनोड के पास गया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज किया, अपना ऑक्सीडेशन करवाया, अपना ऑक्सीडेशन करवाया। यहाँ था इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, अपना ऑक्सीडेशन करवाया। और बाकी क्या हुआ देखो, अब 2 यूनिट HSO4 का है तो ये कंबाइन कर लिया और क्या दिया आपको, पहले अकेला HSO4 था, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2- पकड़ा हुआ था, 2- जो पकड़ा था वो डोनेट कर दिया, आई मीन वो लूज कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी ऑक्सीडेशन कर लिया अपना। और बाकी ये दोनों मिल गए तो HSO4 मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2S2O8। और इसे आप क्या बोलते हो, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप इसे क्या बोलते हो, मार्शल्स एसिड, ठीक है। और ये चीज आप याद रखना, क्योंकि ये चीज आप क्लास 12th में फिर से पढ़ोगे ग्रुप नंबर 16 में, क्योंकि ये जो एसिड आपको दिख रहा है ना, ये किसका एसिड है, सल्फर का एसिड है। और सल्फर का एसिड है तो सल्फर ग्रुप 16 का है, तो फिर से क्लास 12th में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पार्ट 1। अब यहाँ से H2O2 कैसे बनता है वो हम देखेंगे। आप लोग मीटिंग रिजॉइन कर लो, ठीक है। चलो एवरीवन रिजॉइन द मीटिंग।